हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। क्लास 12 में बेटा हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम आपको बता चुके हैं कई बार कि आपके पास जो रिवीजन होना चाहिए वो आपके फार्मूला का होना चाहिए, नहीं आपको फार्मूले अच्छे से तैयार होने चाहिए। अगर आपको फार्मूले अच्छे तैयार हैं तो फिर आप आराम से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास टॉपिक है न्यूमेरिकल्स में अगला कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में जो ऊर्जा होती है, यानी मूल कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसे अगर +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा और दे दी जाए तो दे दी जाती है तो यह किस ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा कि ये दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में कहाँ पर पहुंचेगा ये बता। और फिर ये जिस ऊर्जा स्तर तक पहुंचेगा वहां तक बोल रहा है, कह रहा है कि इस प्रक्रिया में अवशोषित फोटोन की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, कि जो फोटोन यहाँ से ऊर्जा को अवशोषित करके उत्पन्न होगा उस फोटोन की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना। बहुत अच्छे समझना है। ये नाभिक है, ये पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी जो ऊर्जा है वो है -13.6। ठीक है, अब इसको अगर इस कक्षा में ऊर्जा और दे दी जाती है, डेल्टा ई कितनी दे दी जाती है 13.6 प्लस का, तो क्या कहाँ पहुंचेगा, तो कहाँ पहुंचेगा देखो जरा, देखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन और लिखते हैं जो आपको दिया है। आपको दिया है E1 का मान कितना दिया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और साथ में दे रहा है डेल्टा ई का मान +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पूछ रहा है किस कक्षा में पहुंच रहा है। तो हमें पता है भाई, बोहर अंकल ने हम लोगों को बताया है अपने थर्ड लॉ में, क्या बताया है, E2 - E1 ही डेल्टा ई बनाएगा। यानी यहाँ से अगर E2 फाइंड करना है तो डेल्टा ई प्लस E1 करना पड़ेगा। डेल्टा ई का मान है +13.6 और E1 का मान है -13.6। तो इसकी जो कक्षा मान आया वो E2 मान क्या आ गया, 0। ठीक है, यहाँ पर 0 का मतलब ये है कि कक्षा 0 नहीं होती है, कक्षा हो जाती है इन्फिनाइट। कहाँ हो जाती है, इन्फिनाइट, यानी वो इसकी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं को छोड़कर कहाँ पहुंचेगा, सीधे अनंत पे पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, अनंत पे पहुंचने वाला है। इसका मतलब ये है कि उसकी अगली कक्षा कौन सी है, अनंत है। पहली बात समझ में आ गई। अब आपको जो दूसरी बात, पहली बात तो समझ में आ गई ना कि अगर इसको हम पहले जो ऊर्जा थी वो कितनी थी, 13.6 थी, अगर माइनस की और इसे अगर हमने प्लस की 13.6 और दे दी तो ये कहाँ पहुंच गया, अनंत पे। कहाँ पहुंच गया, अनंत पे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ध्यान देने का मतलब क्या है, ध्यान देने का तो मतलब ये है कि आपसे पूछ रहा हूँ उस फोटोन की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। ऑप्शनल क्वेश्चन हम अगर इसको करेंगे, ऑप्शनल के तौर पे भी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली हमने आपको तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला बताया है, n1 बराबर 1 है, n2 बराबर इन्फिनाइट है, आप रख के मान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बोहर के ही अनुसार अगर चल रहे हैं तो बोहर की तृतीय परिकल्पना से, बोहर की तृतीय परिकल्पना पे हमें क्या बताया गया, बोहर की तृतीय परिकल्पना में उन्होंने बताया कि जो डेल्टा ई का मान होता है ये hc/λ के बराबर होता है ना। अच्छा, तो यहाँ से λ क्या आएगा, hc/डेल्टा ई। चलिए मान रखते हैं, तो λ h का मान 6.6 × 10 की घात -34, c का मान 3 × 10 की घात 8, और डेल्टा ई का मान आपको दे रहा है 13.6, ई में है 1.6 × 10⁻⁹। सिंपल सी बात है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 0.910 × 10⁻⁷। ठीक है, अब तरंगदैर्घ्य की मात्रा क्या होगी, मीटर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसे और थोड़ा सा चेंज किया, इस 910 को उधर लेके गए तो 910 × 10 की घात -10 मीटर में आ गया। अब आपको ही पता है कि 10 की घात -10 मीटर मतलब 1 एंगस्ट्रॉम।
यानी लैम्डा इज इक्वल टू कितना मिल गया 910 एंगस्ट्रॉम, यानी उसकी जो तरंग दैर्घ्य होगी वो कितनी होगी 910 एंगस्ट्रॉम, यानी ये बनेगी उसकी सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य। क्या बनेगी? सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य जो होगी वो ये बनेगी। इसमें ऊर्जा कितनी है उसके पास? इन्फिनाइट। कितनी ऊर्जा है? इन्फिनाइट, यानी प्लस की 13.6 ऊर्जा मिलने के बाद अभी कहाँ पहुँच गया? अनंत पे पहुँच गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? क्वेश्चन कॉपी करना है तो आप पॉज कीजिए, पॉज करके इसे सॉल्व कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन करते हैं। कॉपी हो गया? ठीक है। अगला क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है जो फॉर्मूला भी हम लोगों ने पिछली बार यूज किया। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के तीसरे ऊर्जा स्तर के लिए उत्तेजित है। हाइड्रोजन परमाणु में बात अगर कर रहे हैं तो जो ग्राउंड स्टेट होती है वो होती है N1 बराबर 1। अब यहाँ से उत्तेजित होकर कहाँ जा रहा है? तीसरी कक्षा में। ये आपकी आ गई N बराबर 3। ठीक है, यानी ये है कि एक हाइड्रोजन परमाणु तीसरे ऊर्जा स्तर के लिए उत्तेजित है, यानी मूल अवस्था से तीसरे ऊर्जा स्तर तक आ गया है। इसके उत्सर्जन संक्रमण की अधिकतम एवं न्यूनतम तरंग दैर्घ्य की गणना करो। ठीक है, इसके उत्सर्जन संक्रमण का मतलब ये होगा कि अब ये यहाँ से ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए नीचे आ रहा है। तो जब ये यहाँ से ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए नीचे आ रहा है तो उसमें कितनी तरंग दैर्घ्य बनने वाली, ये देखो। एक बार तो ये तीसरे से दूसरे पे आ सकता है और एक बार ये तीसरे से पहले पे आ सकता है। ठीक है, तो जब ये तीसरे से दूसरे पे आ रहा है तो इसकी ऊर्जा तरंग दैर्घ्य क्या है? अधिकतम है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है वो न्यूनतम है। तो जहाँ पर ऊर्जा न्यूनतम होगी वहाँ पर तरंग दैर्घ्य क्या होगी? अधिकतम। तरंग दैर्घ्य क्या होने वाली है? अधिकतम। ठीक है, उसके बाद जब ये तीसरे से पहले पर आएगा तो इसमें ऊर्जा ज़्यादा है। अगर ऊर्जा ज़्यादा है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? कम। तरंग दैर्घ्य क्या होगी? कम। यानी अधिकतम तरंग दैर्घ्य के लिए आपके पास अगर ध्यान से देखोगे तो N1 बराबर क्या है? 2 और N2 बराबर क्या है? 3। ये कब है? जब आप अधिकतम तरंग दैर्घ्य की बात करने जा रहे हैं। तो ये N बराबर 2 है और ये N बराबर 1 है। याद रखें विशेष तौर। ठीक है, तो शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्या लिखेंगे? अधिकतम तरंग दैर्घ्य के लिए, अधिकतम तरंग दैर्घ्य के लिए, अगर अधिकतम तरंग दैर्घ्य के लिए लेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए N1 बराबर कितना है? 2 और N2 बराबर कितना है? 3। अब वी नो दैट करके इसको सॉल्व करेंगे कि तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या होता है? 1/λ इज इक्वल टू कैपिटल R 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो 1/λ इज इक्वल टू कैपिटल R 1/N1 की जगह कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, यानी 1/λ इज इक्वल टू कैपिटल R 1/4 माइनस 1/9। एलसीएम भाई आपको लेना आता है, कितना आएगा? 36। यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 4 और यहाँ पर आ गया कैपिटल R, ये आ गया 1/λ। तो कितना बच रहा है भाई? देखो जरा ध्यान से। 1/λ इज इक्वल टू, यहाँ पर बच गया 5/36 इंटू कैपिटल R। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू होगा 36/5 इंटू R। चलिए, तो लैम्डा बराबर 36 तो ठीक है, 5 भी ठीक है, R तो बताया था रिवर्ड नियतांक है, तो यह आएगा लगभग 1.097 इंटू 10 की पावर 7। 10 की पावर 7 ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा, यानी 36/5 इंटू 1.097 इंटू 10 की पावर -7। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अब ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका होगा लगभग 6.558 इंटू 10 की -7। अब अगर इसको और सही से लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं
लैम्डा इज इक्वल टू 6558 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में। फिर बताना पड़ेगा, तो ये आ गया लगभग 6558 एंगस्ट्रॉम। ये कौन सी तरंग दैर्ध्य है? ये तरंग दैर्ध्य आ गई है अधिकतम। कौन सी आ गई? अधिकतम, क्योंकि ऊर्जा का अंतर क्या है? न्यूनतम। तो भाई जहाँ पर ऊर्जा का अंतर न्यूनतम है वहाँ पर तरंग दैर्ध्य क्या है? अधिकतम। अगली कहानी ये है, कह रहा है न्यूनतम तरंग दैर्ध्य हमें ज्ञात करनी है। तो भाई ये कॉपी, स्क्रीन पॉज करके आप इसे आराम से कॉपी कीजिए, फिर आगे देखिए। तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के लिए क्या किया जाए? न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के लिए ऊर्जा का अंतर अधिकतम। ऊर्जा का अंतर अधिकतम कहाँ से होगा? तीसरे से जब ये किस में आएगी? पहले। तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के लिए यानी लिख लेना बगल में लैम्डा मिनिमम, इससे पहले वाले लिख लेना लैम्डा मैक्सिमम। इस क्वेश्चन के लिए n1 बराबर कितना होगा? 1 और n2 बराबर कितना होगा? 3। चलो देन 1 बाई लैम्डा मिनिमम इक्वल कैपिटल R 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, यानी 1 बाई लैम्डा मिनिमम इक्वल कैपिटल R 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर, यानी 1 बाई लैम्डा मिनिमम इक्वल कैपिटल R 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 9। कितना बच गया? 8/9। यानी 1 बाई लैम्डा मिनिमम इक्वल कितना आ गया? 8/9 R। आपको लैम्डा मिनिमम फाइंड करना है, सो लैम्डा मिनिमम इक्वल कितना आ गया? ठीक है, 9/8/R, यानी लैम्डा मिनिमम इक्वल आ गया 9, 8 इंटू 1.097 इंटू 10⁻7, यानी लैम्डा मिनिमम इक्वल 9 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 8 इंटू 1.097। भाई इसकी कैलकुलेशन जब करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी 1.025 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। यानी यहीं से आप लिख सकते हैं लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1025 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। फिर से ये वैल्यू किसके बराबर है? एंगस्ट्रॉम के, यानी लैम्डा मिनिमम इक्वल 1025 एंगस्ट्रॉम। दैट्स योर आंसर। बात समझ में आ गई कि नहीं? पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और सही से पढ़ो। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछो, ठीक है? आज के लिए